बिहार में विपक्षी गठबंधन की बैठक के ठीक पहले जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम ने किनारा कर लिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़कर नई पार्टी आरएलडी बना ली है। और इस बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र में एनसीपी भी अब दो भागों में बंट गई है। अब तो शरद पवार भी बीजेपी पर डोरे डालने के आरोप लगा रहे हैं। कोई दूसरा नहीं बल्कि खुद एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी का साथ उसके नेता और सहयोगी दल छोड़ते जा रहे हैं, तो बिहार में भी यही स्थिति है। जेडीयू से कुछ तो जा भी चुके हैं और कई के जाने की चर्चा सामने आ रही है। ऐसे में अब इंडिया बिखराव के चक्रव्यूह में फंसता नजर आ रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इस बीच इस मुद्दे पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। एक नजर सवालों पर डालेंगे और फिर सवालों के जवाब जानने की पूरी कोशिश रहेगी। क्या बिखराव के चक्रव्यूह में अब इंडिया फंस गया है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि 2024 में अलायंस तो बना ली, लेकिन अलायंस बनाने के बाद शीर्ष नेतृत्व किसका होगा? पीएम फेस कौन होगा? बड़ा सवाल तो ये होता है, मोदी वेस हु? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष रखेगा किसका चेहरा? संयोजक बनने की राह देख रहे हैं नीतीश बाबू, क्या बन पाएंगे? क्या राह इतनी आसान है? क्योंकि जद्दोजहद तो नीतीश जी ने ही की है कि 2024 से पहले एक अलायंस बनाई जाए बीजेपी को हराने के लिए। राजभर भी क्या सपा के जो मददगार जो है इंडिया के लिए, क्या वो साबित हो पाएगा? क्या मुमकिन हो पाएगा? क्या टूटते बिखरते विपक्षी दल बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे? कौन बनेगा इंडिया गठबंधन से पीएम उम्मीदवार? एक बड़ा सवाल जो है वह खड़ा हो जाता है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। इन सभी सवालों के जवाब जानने की पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि जब हम 2024 के मद्देनजर बात कर रहे हैं, तो इस बीच आपको बता दें कि बड़ा सवाल यह उठता है कि 2024 में जहां एक तरफ INDIA का गठबंधन तो बना लिया गया, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि इनका शीर्ष नेतृत्व कौन होगा? क्या नीतीश कुमार की राह इतनी आसान है कि वे संयोजक बन पाए? क्योंकि अब धीरे 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 सवाल ये उठने लगा है कि कई सारी पार्टियां बैकआउट करते हुए नजर आ रही हैं। तो बड़ा सवाल बीजेपी से भी उठ रहा है कि बीजेपी इस वक्त सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, क्योंकि सेल्फ डाउट की स्थिति बीजेपी के अंदर भी बन गई। जिस तरीके से इंडिया के विपक्षी दल एक साथ हुए हैं, जो अलग अलग राज्यों में सरकार बनाए बैठे हैं, बड़ा सवाल ये उठता है, क्या मोदी मैजिक को ये चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि 2014 से लेकर आज 2024 तक बीजेपी की अगर हम बात करें, तो बीजेपी के पास इस वक्त एक पॉलिसी है, एक स्ट्रैटेजी है, और वो है ब्रांड मोदी। क्या ब्रांड मोदी को ये सभी विपक्षी पार्टियों के नेता दल चुनौती दे पाएंगे? ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ बिखराव की स्थिति जो है वो इस वक्त इंडिया अलायंस के अंदर देखने को मिल रही है। आज विस्तार से इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। क्या इस बिखराव के चक्रव्यूह में अब INDIA फंस गया है? विस्तार से इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, परिचय आपको करा देते हैं। डॉक्टर आशीष आंडा, नेता बीजेपी से हैं। अभिषेक चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। दिनेश गैट हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगी। 2024 में क्या बीजेपी की जो ब्रांड मोदी की एक स्ट्रैटेजी है, क्या अब उसमें सेल्फ डाउट आने लगा है? क्योंकि जिस दिन से INDIA का अलायंस आया है, बीजेपी थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। पलक जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। पलक जी, ये जो आपने स्टेटमेंट कही ना कि बीजेपी के अंदर डाउट नजर आने लगा, मुझे ये बुरा मत मानिएगा, थोड़ी हास्यप्रद लगी। इसलिए हास्यप्रद लगी क्योंकि हमें डाउट किससे होना है? हमें डाउट उनसे होना है जो खुद अपने आप में डाउट में है। पलक जी, आपने कभी सूखा कुआं किसी की प्यास बुझाते हुए देखा है? आपने कभी सुना है कि जो मुझे नहीं आता हो या मेरे पास ना हो वो मैं किसी को दे सकता हूं? जिसकी गाड़ी के पीछे लिखा हो डोंट फॉलो मी, आई एम लॉस्ट टू, वो दूसरे को रास्ता क्या दिखाएगा? ये हालत तो इस समय इस ऑपोजिशन अलायंस की है, इस गठबंधन रूपी ठगबंधन की है, जिन्हें खुद नहीं पता कि इनकी बारात का दूल्हा कौन है।
बैंड बाजा बारात लेके तो सभी तैयार बैठे हैं, लेकिन जैसे ही रेवड़ियां बंटने का टाइम आएगा, जैसे ही सिक्के कुछ हवा में उछाले जाएंगे और सीटों का आपस में जब जोड़ तोड़ निकाला जाएगा, तो इनका गठबंधन ठगबंधन सब तितर बितर हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसा एक गठबंधन है जिसका ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है, ना नियत है, और ना ही इनमें निर्णय शक्ति है। इनका कोई कॉमन एजेंडा तो है ही नहीं, सिवाय एक कि मोदी हटाओ देश बचाओ। और 2024 में ये जनता मन बना चुकी है कि आखिर इन्होंने किसको हटाना है, भ्रष्टाचार को हटाना है या मोदी को हटाना है। इसका मन ऑलरेडी 2024 के लिए जनता बना चुकी है, इसलिए इनका कोई भविष्य नहीं। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये मजबूती का गठबंधन नहीं, मजबूरी का गठबंधन है। इस समय इनका साथ आना इनके लिए जरूरी भी है और इनके लिए मजबूरी भी है, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ करके अपना अस्तित्व बचाना है। और हम सब जानते हैं कि जब नदी के एक किनारे पे सारे जानवर इकट्ठे हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए। अभिषेक जी क्या कहना चाहेंगे? आशीष जी का कहना है मजबूरी का नाम विपक्षी गठबंधन का यह नया अलायंस INDIA, क्या कहना चाहेंगे? सुन रहा था जिस तरीके से आशीष जी ने काफी सारे वाक्य गिनवाए हैं, कुछ वाक्य मैं भी उनको गिनवाना चाहता हूं। जैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस की कोई आज नीति नहीं है, कोई नेता नहीं है। मैं कहता हूं एक समय था, सर मैंने कांग्रेस नहीं कहा, साल सर मैंने कांग्रेस नहीं कहा, मैंने गठबंधन कहा। ठीक है आशीष जी, ठीक है, बोलिए अभिषेक जी। एक समय था जब कांग्रेस ने करीब 70 साल तक इस देश की सेवा की थी और भाजपा उस समय घर बैठी थी। एक समय था जब अटल जी की सरकार थी और बहुत कम समय चली थी, वो सबसे बड़ा फेलियर कहलाया गया था, वो भी एक दौर था। ये राजनीति है, मैं काफी बार कई डिबेट पर कह चुका हूं कि कभी इस करबट तो कभी इस करबट, ये बदलती रहती है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। गठबंधन काफी सारे सरकार के होते हैं, जैसा भी साहब ने कहा कि टिकटें जब उछलेंगी तब ऐसा होगा। मैं एक वाक्य जानना चाहता हूँ, उड़ीसा में भी ऐसे ही हुआ था जब जहां बीजेपी की सरकार थी और वहां पर दूसरी विपक्षी जो इनकी जो गठबंधन था, वहां टिकटें बंटवारे को लेकर इनका गठबंधन टूट गया था। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जुड़ना या घटना बढ़ना ये सब चलता रहता है। पार्टियां सभी मजबूत होती हैं, कोई पार्टी कमजोर नहीं होती, जनता जनार्दन होती है। ठीक है अभिषेक जी, मोदी वेस्ट किसी को नहीं, मोदी वेस्ट हु, मैं देखिए वो एक बहुत चीजें हैं कि जब मीटिंग्स होती हैं, विधायक दल जुड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। सर विधायकों को सुन रही है कांग्रेस? नहीं, जब आगे सारी चीजें होंगी तब तय किया जाएगा। नहीं सर, एक सेकंड, आपने बोला विधायक दल, जहां तक मैं देख पा रही हूं आप तो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को सुन क्या रहे हैं? दिल्ली खफा, पंजाब खफा, आपने अलायंस बना ली वहां पर, वहां के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भैया हम यहाँ पर जद्दोजहद कर रहे हैं, आप वहां पर अलायंस बना के बैठ गए। आपने पूछने तक की भी कोशिश करी ग्रास रूट पर आपके कार्यकर्ता और विधायकों से? हर चीज की एक कमेटी बनती है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। जो भी कोई पिछले समय में अगर भूल चूक हुई होगी उसको सुधारा जाएगा। मोदी वेस्ट हूँ सर, आपने जवाब नहीं दिया। नहीं, देखिए वो समय बताएगा, जनता जनार्दन है, वो जनता तय करेगी जिसको जनता सर। अरे सर आप पेश तो करेंगे ना, अगर आप मुझे कह रहे हैं 2024 में मुझे चुनिए, तो आप बताइए ना शीर्ष नेतृत्व किसका होगा। अगर आप मुझे कह रहे हैं मैं विकल्प हूं, तो शीर्ष नेतृत्व किसका है? इसकी लीडरशिप के अंदर हमारी अलायंस चलेगी या फिर केवल हवाई बातें हो रही? नहीं, हवाई बातें नहीं हो रही, इस पर चर्चा होगी। जब बिल्कुल ये नाम जब सामने आएगा बिल्कुल रखा जाएगा, सबसे पहले मीडिया के सामने रखा जाएगा। सर कौन होंगे फिर? राहुल गांधी? नहीं, जिनको पिछले कुछ सालों से पेश कर रहे हैं पीएम फेस, या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, या फिर टीएमसी से ममता बनर्जी, नीतीश जी जो पिछले 6 महीनों से जद्दोजहद कर रहे हैं। सर ये अकेला नहीं मैं तय कर पाऊंगा, ना आप तय कर पाएंगे। ये सभी जब दलों की बैठक होगी तो उसमें बिल्कुल निश्चित रूप से नाम सामने आएगा, वो सब आप मीडिया के सामने भी रखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। दिनेश जी क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ NDA और एक तरफ INDA, क्या कहना चाहेंगे इन दोनों? अगर अलायंस की बात कर रही हूं, इस वक्त
आज की तारीख 16 अगस्त 2023, कौन सा ऐसा अलायंस है जो आपको मजबूत नजर आ रहा है? नमस्कार पलक जी। देखिए, सबसे पहले तो देखा जाए तो ये है कि सबसे पहले अपने आप की जो आपस की जो फूट है उसे दूर करना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं सफलता मिल पाएगी पलक जी। क्योंकि जैसे पहली जो मीटिंग इनकी पटना में हुई थी INDI के, इनकी पहली मीटिंग के समय जो इनका संख्या बल था उससे संख्या बल अभी कम नजर आता है। जैसे उस वक्त दो मेन इनके चेहरे थे, शरद पवार जी और नीतीश कुमार जी। तो दोनों के दोनों ही जो है कहीं ना कहीं किसी छटपटाहट और अपनी खुद की उलझन से ही बाहर निकल नहीं पा रहे, उससे उबर नहीं पा रहे हैं। जैसे कि शरद पवार जी की पार्टी जो है वो टूटने के कगार पे है। वो किसी तरीके से अपने आप को और अपनी पार्टी को बचाने के, उसको अपना अस्तित्व बचाने पे लगे हुए हैं। और अभी जो विपक्ष के दूसरे जो जैसे कि उनके अपने खुद इंडिया के गठबंधन के जो और जो साथी हैं, वो सब प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई आप जो है अजीत पवार अगर आपके यहाँ से निकल गए तो आप उससे चुपचाप बैठ के मीटिंग क्यों कर रहे हैं। उसी प्रकार से देखिए, कांग्रेस का 10 जगह पे जैसे कि अपने अलग अलग स्टेट्स में, जैसे चाहे जम्मू कश्मीर बोले, वहां पर भी आपस में कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग जो है उसको लेके कहीं ना कहीं मतलब गड़बड़ नजर आती है। उसके अलावा दिल्ली में संदीप दीक्षित आज भी जाकर के उन्होंने कोई एक उसमें भाषण दिया है जिसमें उन्होंने क्लियर मना किया कि भाई हम लोग किस तरीके से कैसे क्या करें इनके साथ में, आपके साथ में। और उसी प्रकार से पंजाब में भी जो है आपस में जो है टूट नजर आती है। तो किस प्रकार देखिए, क्योंकि जनता की पॉपुलैरिटी मापने के लिए पलक जी होता है कि किस तरह कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं, उसको देख करके जनता का जो पैमाना है वो तय होता है। तो वो अभी उसमें पिछड़ते नजर आ रहा है। तो उसको कैसे जनता के मुद्दे लेके कि आपस में अगर टूटफाट और आपस की जो लड़ाई है उससे बाहर निकल पाएंगे। दूसरा, जैसे 2 दिन पहले की बातचीत है, हरियाणा में सुरजेवाला इनके जो काफी सीनियर नेता है कांग्रेस के, उन्होंने एक बहुत ही मतलब अजीब सा बयान दिया जिसको मतलब नोबल बोलने की ठीक है कि अजीब सी मानसिकता थी उस टाइम पे, कहीं परेशान थे, क्या था समझ नहीं है कि उन्होंने बोल दिया कि जो भाजपा को वोट देते हैं वो सब राक्षस प्रवृत्ति के हैं। तो वोटर राक्षस प्रवृत्ति का कैसे पलक जी हो सकता है? वोटर तो अपने हिसाब से अपनी समझ से अच्छा करता है, और जनता ही जनार्दन बोलते हैं, जनता को गणेश मान के लोग अपना आगे बढ़ते हैं जो भी बोले। और दूसरा देखिए, जैसे कि अगर बोलते हैं कि ठीक है कि 100 में से 51% अगर जैसे मिल जाता है तो वो जीत का लक्ष्य एक तरह से हासिल करने वाला काम होता है। तो कम से कम पिछली बार जैसे कि 2019 का चुनाव था पलक जी, उसमें कम से कम 8 राज्य ऐसे थे जिसमें 51 से लेके 70% के बीच में भाजपा को वोट मिले। तो उससे कैसे ये मतलब जो है अपना टकराव कर पाएंगे, कैसे उसकी स्थिति में अपने आप को, जीत की स्थिति तो दूर है पहले। लेकिन दिनेश जी, इस वक्त बड़ा सवाल ये उठता है, कहते हैं एकता में बड़ी शक्ति है। क्या इस वक्त आपको अलायंस में, इंडिया की अगर मैं बात कर रही हूँ, क्या एकता दिख रही है? एकता ही पलक जी, मतलब जो मैंने सारा बयान इससे पहले दिया तो उसमें देखिए एकता की ही बातें सारी आ रही है। मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक कहीं पर भी कोई एकता नाम की चीज नजर नहीं आती। बंगाल की अगर बात करें जैसे टीएमसी है तो टीएमसी और कांग्रेस के बीच में रिफ्ट है। उसी प्रकार से सीपीआई जो है, सीपीआई भी रिफ्ट की स्थिति में। केरला में कांग्रेस और सीपीआई जो है उनका आपस में जो कम्युनिस्ट हैं वो उस तरह सीट देने को तैयार नहीं है। आपस में कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति साउथ में भी इसी प्रकार से लग रहा है। तो किस प्रकार से देखिए इसको पार कर पाएंगे कि अगर आपस में टकराव अगर रहेगा, एकजुटता और एकमतता अगर नहीं रख पाएगी तो किस प्रकार से क्या करेंगे, और आपस में पार्टी में फूट नजर आती है तो किस प्रकार से उसको पार करेंगे। जी पलक जी। ठीक है, आशीष जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। आप तक आवाज पहुंची है आशीष जी मेरी? जी अभी पैच किया मुझे दोबारा। जी प्लीज। ठीक है आशीष जी, सेल्फ डाउट की स्थिति पैदा हो गई है बीजेपी में। ये बात मैंने जब डिबेट की शुरुआत हुई थी तब कहा था, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ सर। 2019 की बीजेपी में, या यूं कह ले 2014 के बाद, अब जब मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ 2024 में, अलायंस 38 तो दिखा रहे हैं आप कि देखिए शक्ति प्रदर्शन, 38 ऐसी पार्टियां बीजेपी के साथ एनडीए। ना आपके पास शिवसेना है, हाँ एक नाथ शिंदे जी को आपने ले लिया, लेकिन जो एक ऑर्गेनिक हमारे पास शिवसेना थी वो आपके पास नहीं है। तो जरा चलते हैं हम जेडीयू, बिहार की स्थिति की बात कर लेते हैं। आपके पास जेडीयू भी नहीं है। अकाली दल के साथ आपकी बातचीत चल रही है, कुछ भी होगा, 2020 में उन्होंने साथ छोड़ा, अब शायद साथ आ भी जाएं, लेकिन 38 जो आप दिखा रहे हैं ना, वो 38 सिर्फ नंबर दिखा रहे हैं, वो इतने मजबूत दिख नहीं रहे। बराबर है पलक जी, मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं। असल में बहुत से लोगों का यह सवाल आया था कि जब इंडिया ने अपना 28 लोगों का गठबंधन का आपने मीटिंग रखा तो उसी समय एनडीए ने 38 लोगों की मीटिंग का क्यों एक वहां पे अपना वो किया कि भाई हम लोग इतने हैं, आपको जरूरत क्या है। ये बिल्कुल ठीक है, ये क्यों जरूरत है मैं बताता हूं। आज की डेट में पलक जी जो लड़ाई होती है ना, ये एक नैरेटिव की लड़ाई होती है और नैरेटिव सेट करना बड़ा जरूरी है। जहां पे ये ऑपोजिशन वाले ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे थे कि पूरा विपक्ष एकजुट है
और पूरा विपक्ष हमारे साथ है। अच्छा। और हमारे साथ 28 पार्टियां जुड़ चुकी हैं। तो ये जनता के बीच में नैरेटिव रखना कि सारा विपक्ष उनके साथ नहीं है, ये क्लैरिटी देना उनको भी, अपने एलाइज को भी और जनता को भी, ये मैसेज कन्वे करना कि आज भी हम लीडर हैं, हम लीडर थे और हम लीडर रहेंगे। ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने का विफल प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक जी से एक दो सवाल सिर्फ छोटे छोटे पूछना चाहूंगा। आशीष जी, मुझे क्लैरिटी चाहिए, आप जो बात बोल रहे हैं उससे कि आप मुझे कह रहे हैं कि आप 38 ऐसे, वॉइस में दिक्कत है जी, आप तक आवाज पहुंच रही है जी, एक सेकंड दीजिएगा मुझे जी। आशीष जी से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, शायद मेरी आशीष जी आप तक मेरी आवाज जी, अब आवाज आ रही है पलक? ठीक है, ठीक है। आ रही है आशीष जी, मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि आप, जब मैं 38 ऐसे दलों की बात कर रही हूँ, 37, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि ये 37 अपने अपने राज्यों में मजबूत नहीं है। आप कह रहे हैं हम शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं विपक्ष को ये दिखाने के लिए कि जी देखिए हमारे पास भी विपक्ष है। मेरा सवाल यह है सर, पॉलिटिक्स चलती है नंबर गेम पर, और उस नंबर गेम में वो नंबर कितने मजबूत हैं। अगर मैं उन 16 पार्टियों की बात कर रही हूं जो INDIA के साथ है, सर वो मजबूत हैं। कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने राज्यों में सरकार बना रखी है, लोकसभा में सीटें हैं, राज्यसभा में सीटें हैं, लेकिन आपका जो 37 का आंकड़ा है वो मजबूत नहीं है। बीजेपी अकेली मजबूत होगी, लेकिन बाकी जो 37 हैं वो मजबूत नहीं है सर। पलक जी, इसको कैसे आप कह सकते हैं कि मजबूत नहीं है, जबकि बीजेपी के अपने पास 303 हैं, जो कि एग्जैक्ट मेजॉरिटी से कहीं ज्यादा हैं। सर तभी मैंने बोला बीजेपी को छोड़कर 353 हैं, वो जो भी उससे भी बहुत ज्यादा है। और ऐसे में जितना हमारा काम हुआ है 2019 से लेके आज तक, जब पिछली बार ही हमारे पास 45% वोट आए थे, तो इस बार डेफिनेटली 45% की बजाय हम 50 या 55% की तरफ उम्मीद लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है हमारी उम्मीद, क्योंकि हमारा काम बोलता है। हम काम काज वाले लोग हैं, नामदारी नहीं है, हम कामदारी लोग हैं। सर आप फाइनेंस से काम करते हैं तो आपको इस बारे में पता होगा। अकाउंट्स में एक बात कही जाती है कि आपके फ्यूचर के जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको एंटिसिपेट मत करिए, लेकिन आपके लॉसेस जो हैं उसको एंटिसिपेट करिए। तो मैं अगर आपको ये बात कहूं कि 300 से कम सीटें अगर बीजेपी के आती है तो आप डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? सर बहुत जरूरी सवाल है, आप इस सवाल का जवाब सोचिएगा, बोलिए। मैंने सब सोचा हुआ है पलक जी। मैं आपको वही बताने लगा था कि आपको, आपके व्यूअर्स को थोड़ी स्टैटिस्टिक्स समझनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप नंबर गेम के ऊपर आ रहे हैं। अब हम इधर उधर की ख्याली बातें नहीं कर रहे हैं, हम डाटा और फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम डाटा और फैक्ट्स की बात करें तो जहां बीजेपी के पास 303 सीटें थी, देखिएगा मेरी फ्यूचर प्रोजेक्शन आप मेरी पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर लगाएंगे या आप मेरी करंट वर्किंग के ऊपर लगाएंगे। फ्यूचर इवैल्यूएशन दो तरीके से ही लगाई जाएगी। तो अगर मैं करंट वर्किंग की बात करूं तो मैं 9 साल बेमिसाल गिराना शुरू करूंगा तो आप कहेंगे आशीष जी 9 साल बेमिसाल पे कार्यक्रम नहीं है, हम कई बार वो कर चुके। तो मैं आपको पास्ट स्टैटिस्टिक्स बता देता हूं कि जहां पे हम 303 सीटें जीते थे, उनमें से 224 सीटों पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मोर देन 50% वोट शेयर से हम जीते थे। ये हमारी पास्ट परफॉर्मेंस है, जो अब तक किसी और पार्टी को इसको बीट करने का कोई चांस ही नहीं मिला। पलक जी 79 सीटें हम ऐसे जीते थे जहां पे हमारा वोट शेयर जो था भले ही 50% से नीचे था, लेकिन हमारे सामने लड़ने वाली पार्टी के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं थी, क्योंकि 5% से ऊपर कोई और सीट ले ही नहीं पाया था। ऐसे में पलक जी आप ये समझिएगा 124 सीटें ऐसी थी जो हम जीते, जहां पे हमारी ऑपोजिशन की आपस में ईंट कुत्ते का बैर जैसी लड़ाई थी। और आज भी वो लड़ाई है, जैसे कि वो सीटें थी यूपी में एसपी और बीएसपी। मैं आपके कांग्रेस के प्रवक्ता से ये एक सवाल पूछना चाहता हूं, सिर्फ 2 सवाल, इसके बाद अपनी बात आगे रखूंगा। कि मैं अपने कांग्रेस के अभिषेक भाई से पूछूंगा कि क्या ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खड़े होने पे चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या ये वेस्ट बंगाल में टीएमसी के विरुद्ध चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैं इस सवाल का जवाब अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से मांगना चाहता हूं। सर आपने ये बात कही बहुत सकारात्मक है। बीजेपी इस वक्त अच्छी बात है, हर एक पार्टी को रहना चाहिए, हर एक व्यक्ति को रहना चाहिए, पॉजिटिविटी जरूरी है और हमेशा ऑप्टिमिज्म रखना चाहिए। लेकिन सवाल सर ये है
कि अगर 303 सीटें जो आप मुझे बार बार गिना रहे हैं, अगर उससे कम रही, बीजेपी डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी? क्योंकि आप अपने लॉस का अनुमान नहीं लगा रहे सर। आप कह रहे हैं मैंने 9 साल काम किया, वोटर ने अगर बदलाव कर दिया, उसका मन बदल गया, जो कर्नाटक में बदला, हिमाचल में बदला, तो क्या करेगी बीजेपी? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर। नहीं पलक जी हमें ये समझना पड़ेगा कि जो कर्नाटक में हुआ वो लेजिस्लेटिव असेंबली का पोल था। आप ही समझिएगा, वोटर ने मन बदला सर, एमपी की 7 सीटें जीते, वोटर ने मन बदला, एमएलए नहीं फर्क है ना किस मुद्दे पे, स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे। आप ही समझिएगा, दिल्ली में हम एमएलए की जब इलेक्शन होता है तो हमारी परफॉर्मेंस आपके आगे उतनी अच्छी नहीं रहती, लेकिन जब एमपी का इलेक्शन होता है तो सवाल मोदी बनाम हुम है। ये स्टेट इलेक्शन नहीं है, ये सेंट्रल इलेक्शन है। लोकसभा का इलेक्शन विधानसभा के इलेक्शन से टोटल भिन्न होता है, मुद्दे भिन्न होते हैं, वोटर का माइंडसेट भिन्न होता है। आज की डेट में वोटर इतना इंटेलिजेंट है, एंड थैंक्स टू चैनल्स लाइक यू, जहां पे आप लोग उनको इतनी इंफॉर्मेशन थाली में परोस के दे देते हैं कि हर आदमी को पता है कि मोदी है तो मुमकिन है। हर आदमी को पता है, बातें कितनी भी कर लो, 2024 में आएगा तो मोदी ही, क्योंकि मोदी के मुकाबले खड़े होने वाला कोई चेहरा ना इनके पास है ना ये दे सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में इन्हें खुद ही नहीं पता कि इनका नेतृत्व कौन कर रहा है। इनकी आप देखिएगा, अभिषेक जी की सारी बातें गोलमोल हैं, हम बाद में फैसला करेंगे। भैया 2 मीटिंग हो चुकी गठबंधन की, इस 2 मीटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय थे, एक तो था कि लीडर कौन होगा, कन्वेनर कौन होगा, आज तक पता नहीं। दूसरा, सीट शेयरिंग क्या होगी, आज तक पता नहीं। जब ये कहते हैं, केसी त्यागी जी जेडीयू के कहते हैं कि हम ऑलरेडी 450 सीटें ऐसी अंकित कर चुके हैं जहां पे एक सीट पे एक व्यक्ति लड़ेगा, तो मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता भाई से पूछता हूं, क्या जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में स्ट्रांग है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या कांग्रेस सरेंडर कर देगी आपके आगे दिल्ली में और टीएमसी के आगे वेस्ट बंगाल में? मैं ये जवाब आपके चैनल पे इनसे पूछना चाहता हूं। ठीक है सर, आपके सारे सवालों के जवाब लेते हैं। अभिषेक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अभिषेक जी, अभी आपने आशीष जी के सारे सवाल सुने, अच्छा लगेगा आप उनके जवाब दें, लेकिन एंकर का भी सवाल सुन लीजिए। सर, सवाल बहुत सरल है। देश एक आइडियोलॉजी से चलता है, ये मेरी विचारधारा है, ये मैं पेश कर रहा हूं, आने वाले 5 साल में उसको लागू करूंगा और ये मेरा नेतृत्व होगा। आप कह रहे हैं कि हमारे पास 16 दल हैं। सर, अगर मैं आपसे कहूं इन 16 दलों की विचारधारा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट है, सर आइडियोलॉजी क्या रहेगी? जी अभिषेक जी। आइडियोलॉजी मैम एक ही रहेगी, मैं बार बार वही चीज रिपीट करता हूँ कि मोदी जी को हराना है बस। देखिए, फिलहाल अभी सबसे बड़ी बात है देश को कैसे बेहतर सेवा प्रदान करनी है। मोदी को हटाना है वो एक अलग फॉर्मूला है, वो एक अलग चीज है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। नहीं सर, 2 मीटिंग में तो मैंने तो यही सुना ना, हमारा गोल क्या है, हमें सिर्फ बीजेपी को हटाना है। दिस इज योर आइडियोलॉजी, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी विचारधारा है। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल में आप देख चुके हो कि आप कहां खड़े हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए अभिषेक जी। जैसे भी आशीष साहब ने एक सवाल पूछा दिल्ली के लिए, मैं कहता हूं कि अभी उसमें बहुत समय है। जब चुनाव की तारीख तय होगी, जब चुनाव करीब आएगा, जब कोई जवाब नहीं है, तो दिल्ली छूट जाएगी। ऐसे सब गोलमोल, चुनाव बहुत नजदीक है सर। मैं अगर अपनी 2 बैठक हो चुकी है अभिषेक जी, मुझे आप सिर्फ मेरे को सिर्फ और सिर्फ अभिषेक जी आप ये बात बता दीजिए, जो INDIA नाम का गठबंधन है उसकी आइडियोलॉजी क्या है? क्या 2 बैठकों के अंदर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आई रिपीट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के अलावा क्या कोई टारगेट सेट करा कि 2024 में विपक्षी नेताओं का ये गठबंधन, ये आइडियोलॉजी, ये विचारधारा देश के सामने पेश करेगी? बस बिल्कुल रखी जाएगी। क्या आइडियोलॉजी? क्यों नहीं रखी जाएगी? क्यों नहीं रखी जाएगी? क्या आइडियोलॉजी? जब किसी भी पार्टी की, जब कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो वो हर अपना एक चीज का। अरे सर, मैं आपसे आइडियोलॉजी पूछ रही हूँ, क्या आइडियोलॉजी? मैडम, आइडियोलॉजी तो वही रहेगी ना, देश की सेवा किस प्रकार करनी है। अरे सर नहीं सर, डिप्लोमैटिक नहीं, मुझे बताइए आइडियोलॉजी क्या रहेगी? बीजेपी कह रही है कि मुझे भाई 2030 तक देश को यहां पहुंचाना है, आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनानी है। मैं इस आइडियोलॉजी की बात कर रही हूं कि मेरे पास ये विजन है, आप मुझे चुनिए, मैं काम करूंगा।
राइट, पॉलिटिकल पार्टी करती है। सर मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं बोलूंगी ना मेरी आइडियोलॉजी है देश के लिए, जनता के लिए, मैं ये करूंगा। आपकी आइडियोलॉजी क्या है सर, बताइए। अभिषेक जी, आप यूसीसी को सपोर्ट सर देश की सेवा नहीं, ये आपने बहुत बड़ा बड़ा सवाल दे दिया। देश की सेवा तो आपको करनी पड़ेगी सर, आपकी सरकार बनेगी तो, वो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पलक जी, गोल क्या है? पलक जी, आम आदमी पार्टी यूसीसी को सपोर्ट करती है, कांग्रेस सपोर्ट करती है क्या? आशीष जी अभी आइडियोलॉजी पता चल जाएगी। आशीष जी ठीक है, अभिषेक जी बोलिए, आइडियोलॉजी बता दीजिए सर मुझे। आइडियोलॉजी जो विपक्ष की आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी वही रहेगी क्या? हमको यह है कि किस तरीके से देश की सेवा करनी है। मैं फिर वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, जब मैनिफेस्टो तैयार होगा तो उसमें आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। जैसा कि सर बता रहे हैं, आशीष जी अपनी बात कर रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था, वो हर पॉलिटिकल पार्टी रखती है। कौन ये कहती है कि भाई देश में सेवा नहीं करनी, सभी को देश को आगे बढ़ाना है। तो सर मैं भी तो वही कह रही हूँ, वो आइडियोलॉजी तो रखनी ही है। वो तो सर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना, देश की सेवा तो आपको करनी पड़ेगी अगर आपकी सरकार बनेगी। क्या ऑप्शन है आपके पास? अच्छा अभिषेक जी, कमलनाथ जी ठीक है कि दिग्विजय जी ठीक है? हिंदू राष्ट्र के ऊपर जो कल स्टेटमेंट आया, दोनों बड़े नेता हैं आपके, कमलनाथ ठीक है कि दिग्विजय ठीक है? सर एंकर जो है सवाल पूछेंगे तो मैं उनकी बात का जवाब दूंगा। अगर आप अभिषेक जी सभी बातों को रखना हंसी की बात ये है, अभी तक आपने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आशीष जी की भी लिस्ट खड़ी है सर, प्लीज जवाब दीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन ये चल क्या रहा है। आप अपनी अलग बात रख रहे हैं, आशीष जी अपनी अलग बात बोल रहे हैं, इस तरीके से। सर आप जवाब नहीं दे रहे ना सवालों का, इसलिए और सवाल आ ही जा रहे हैं। अभिषेक जी प्लीज जवाब। एक तरफ से वहां बोल रहे हैं ये कोई, ठीक है आशीष जी प्लीज सवाल मत पूछिएगा, पहले एंकर के सवाल का जवाब। सर आइडियोलॉजी, मैंने तो आज तक अभी आपके सर देश की सेवा के आपको करनी पड़ेगी क्योंकि सरकार बनेगी। उसके अलावा ये विपक्षी दलों की आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा क्या है 2024 को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के बजाय, और उसके ऊपर क्या आइडियोलॉजी है? देश की तरक्की कौन नहीं चाहता मैम? आप मुझे एक चीज बताइए। मैं आपको बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, मैनिफेस्टो में सारी चीजें आती हैं। कौन नहीं चाहता इस तरीके की बातें रखना? जब मैनिफेस्टो आता है उसमें हर चीजें आएंगी, हर बातें आएंगी। दिनेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं इस वक्त बहुत निराश महसूस कर रही हूं, हताश महसूस कर रही हूं। हमारे देश का विपक्ष जो 2 बैठक कर चुका है, तीसरी बैठक होने वाली है। सब सोच रहे थे एक अच्छा विकल्प जो है वो सामने आ रहा है, बीजेपी नहीं तो कोई और पार्टी अगर है तो कौन। लेकिन इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लीडर हमारे साथ प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे मैंने एक बहुत सरल सा सवाल पूछा कि सर ये विपक्षी नेताओं की बीजेपी को हराने के बजाय क्या आइडियोलॉजी है? मुझे अब तक जवाब नहीं मिला। दिनेश जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए पलक जी, ऐसा है जैसे अब ये सियासी अखाड़ा होते हैं, जैसे कि मतलब मान के चलें कि 2 पहलवान आपस में लड़ रहे हैं, तो उसमें देखिए एक पहलवान तार ठोक के खड़ा है, दूसरी तरफ जो है 4-5 खड़े हैं, वो मतलब कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है कौन उससे लड़े, कौन चुपचाप बैठ जाए घर पे। तो देखिए उसी तरीके से है, तो सियासी अखाड़े में लड़ने के लिए से होता है, तो उस तरीके से ताल ठोक के खड़ा है, तो चैलेंजर जो है उसको आना पड़ेगा, ठीक है भाई चैलेंज मैं चैलेंज करता हूँ और मैं इसको हराऊंगा उसमें। तो उसी प्रकार देखिए जैसे विभिन्न पार्टियां, ठीक है इंडिया है, ठीक है, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। और देखिए विपक्ष का कार्य ही होता है कि पक्ष में जो पार्टी बैठी है उसको कैसे पटकनी, कौन सा दाव लगाए, कुछ लगाए। तो दाव ये अगर डिसाइडेड नहीं होगा जनता के बीच में अगर बात है, क्योंकि दूसरे जो है जैसे अगर वहां पर जनता खड़ी है, जो स्पेक्टेटर्स खड़े हैं, दर्शक खड़े हैं, तो वो ये देखेंगे कि भाई ये पहलवान इसमें ये खासियत है क्योंकि ये लंबा चौड़ा ज्यादा है, या इसमें कुछ और जो है ये जो दाव है ये बढ़िया लगा सकता है। तो आइडियोलॉजी में देखिए अगर ये पता है उस तरीके से, ठीक है भाई हम इसको जैसे कि चांद पे तो देखिए भारत पहुंच ही चुका है कि हम इसको तीसरी नहीं दूसरी इकोनॉमी बना देंगे, या हम लोग जो है चाइना के साथ में जो है वो जो चल रहा है उसमें ये लेके आएंगे, या कुछ और जो जैसे भी है। तो उस तरीके देखिए अपने स्पष्ट जो है, अपने जो वादे करें, कुछ भी करें, मैनिफेस्टो में जो इनके वादे थे वो कौन से पूरे किए, किस दिशा में चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं। और जब तक चीजें स्पष्ट नहीं कर, दूसरा देखिए सबसे बड़ी जो पेश फंसने वाली बच्चे थे वो अलग। मैं अभी दर्शकों को, जितने भी व्यूअर्स अभी हमें देख रहे हैं, हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, उनको क्लियर कर दूं, जब मैं आइडियोलॉजी की बात कर रही हूं तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे अपना मैनिफेस्टो पेश करें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं। मैं महज और महज ये बात कह रही हूं कि अगर बीजेपी मुझे कह रही है कि 2024 में हम आएंगे, 2030 तक हम ये रोड मैप रख रहे हैं कि हमें इकोनॉमी को यहां तक लेकर जाना है, हमें ये कार्य करना है, हमें विश्व गुरु बनना है, ये मोटे मोटे तौर पर एक पार्टी की आइडियोलॉजी है, विचारधारा है कि मुझे अपने देश को यहां पर देखना है। मैं केवल और केवल कांग्रेस से ये बात पूछ रही हूं। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी डिबेट के अंदर आइए और मुझे मैनिफेस्टो बताइए, वो तो पार्टी डिसाइड करेगी बाद में।
जी दिनेश जी, मैनिफेस्टो देखिए मैनिफेस्टो पलक जी एक अलग विषय हो गया है, लेकिन मैं बताना ही चाह रहा हूँ उस तरीके से कि जैसे इनकी जो विजन को है जो है अपना क्लैरिटी रखें उसमें। विजन में अगर क्लैरिटी इनके खुद ही नहीं होगा तो उसमें दूसरे के सामने बात नहीं रख पाएंगे। देखिए तो पहले जैसे की बातचीत ये थी कि जो जनता थी, जनता के पास में सूचना के स्रोत जो थे वो कम थे, चौपाल पे बैठ के डिस्कशन होती थी और कुछ होती थी। लेकिन अब क्या है कि सूचना के असीमित मतलब उनके पास में स्रोत हैं जनता के पास में, और अलग अलग सोर्सेज से सारे की सारी पार्टीज की सब विचारधारा और आइडियोलॉजी, विजन, सब चीजें पता लगती रहती है। कौन सी पार्टी ने क्या किया, कौन से स्टेट में क्या करना, कौन सा नेता किस विचारधारा पे चल रहा है। तो उस पर अगर ये कहीं लड़खड़ाएंगे तो देखिए जनता भी कहीं ना कहीं जैसे अपना पैमाना जो है कहीं ना कहीं अगर छलक गया तो फिर देखिए अगेन फिर चीजें वही है कि वहीं कहीं ढाक के तीन पात रहेंगे और मतलब आपस में अपना अस्तित्व बचाना भारी पड़ेगी। जैसे कि पहले जैसे अगर बोला जाए तो इसमें जैसे कि इनकी 200 नीचे सीट्स हैं, और अभी जैसे कि विश्वास मत वाली बात जैसे है उसमें देखिए 366 से ऊपर मेरे ख्याल से नंबर पहुंचा एनडीए का। इनका जो है वो सिमट के रह गया 140 के आसपास मुझे लगता है। ऐसी राज्यसभा में पिछड़ते नजर आए। और जैसे दो इनके आसपास के जो दल थे, जैसे मान को वाईएसआर बोले और पटनायक के बोले, तो वो भी देखिए कहीं ना कहीं जैसे बीच की स्थिति एक जैसे उसमें कि बाउंड्री रेखा पे खड़े रहते हैं, वो भी जैसे सीधा सीधा एनडीए की तरफ आ गए। तो ये तो सीधा सीधा ये दर्शाता है कि ठीक है कि जीतने की स्थिति में जो है एनडीए नजर आता है। तो उसमें करने के लिए इनको एकदम विजन जो है, विजन और आइडियोलॉजी को स्पष्ट करना पड़ेगा। स्पष्ट करके जनता जिससे कि भ्रमित ना हो, जनता जो है अपना स्पष्ट रखे कि हाँ ठीक है ये टक्कर देते हैं कि गामा पहलवान जो सामने खड़ा हुआ है उसको टक्कर देने के लिए उससे तगड़ा पहलवान सामने खड़ा है, हम उसकी तरफ वोट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसको चेयर करेंगे जिससे वो जीते। ऐसे तो ये करना पड़ेगा पलक जी, अदरवाइज चीजें पिछड़ते हुए नजर आती है। ठीक है आशीष जी, आपके पास आऊंगी मैं, क्योंकि मैंने कांग्रेस की आइडियोलॉजी पूछी है, विचारधारा पूछी, और मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं बीजेपी से भी पूछूं कि आने वाले 5 साल में जब आप देश को कह रहे हैं एक बार फिर से मुझे चुनिए, मेरी पार्टी को चुनिए, हमारे नेतृत्व को चुनिए, क्या विचारधारा है, क्या आपका प्लान है, रोड मैप है 2024 के बाद आने वाले 5 सालों के लिए? जी आशीष। पलक जी, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले 1-2 मिनट में थोड़े अपने जो अपने को पैनलिस्ट हैं उनसे बात करना चाहूंगा, मुखातिब होना चाहूंगा। पलक जी, यहाँ पे बार बार आप जब ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता उसका प्रयास कर रहे हैं देने का, लेकिन उनकी गलती नहीं है। जब उनकी कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं तो बेचारे वो बताएंगे कहां से, इसलिए मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। लेकिन ऑपोजिशन की छोड़िए, मैं कांग्रेस से कांग्रेस की बात करूं तो इसका जवाब तो इनके पास होना चाहिए। इन्हीं के एक सीनियर लीडर जो कमलनाथ जी हैं, जो एमपी के इनके कैंडिडेट हैं, सीएम कैंडिडेट, वो बाबा बागेश्वर से एक इंटरव्यू और चर्चा के दौरान कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, और तुरंत उसका खंडन करते हैं दिग्विजय जी। तो मैं इनसे पूछता हूं कि इन दोनों में से, दोनों शीर्ष नेतृत्व में से, एक कमलनाथ और एक दिग्विजय, दोनों में से एक ही सही हो सकता है, कौन सही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल जो मैंने ऑलरेडी पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दिया कि क्या ये दिल्ली में आपके आगे सरेंडर करके इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वेस्ट बंगाल में टीएमसी के आगे सरेंडर करके इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और यूपी में सपा के आगे सरेंडर करके इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? अगर ऐसा है तो ये सबसे पुरानी पार्टी, ये इन पार्टियों के आगे जो घुटने टेकने को तैयार है, इसका जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता के पास होना चाहिए। तीसरी बात आशीष जी, आशीष जी समय कम है, जल्दी से सर विजन क्या है बीजेपी का 2024 के बाद? जी जल्दी सर। जी बीजेपी का विजन एकदम क्लियर है कि हम जो राह पे चले हैं, देश को विश्व गुरु बनाने की राह पे अग्रसर है, वही होगा। और ऑलरेडी मोदी जी कह चुके हैं कि 10वीं से 5वीं इकोनॉमी पे हम खड़े हैं, और थर्ड टर्म में 2028 तक ये हमारी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की भारत बन जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं वही होगा। मेट्रो रेल कनेक्टिविटी जहां 5 से 20 मेट्रो स्टेशन पे आ चुकी है, वो और एक्सपेंड होगी। बॉर्डर एरियाज में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जिससे चाइना, पाकिस्तान सबको तकलीफ है, वो उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। स्टार्टअप वैसे ही आगे चलेगा, यूनिकॉर्न आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस समय ठीक है आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, समय में इतनी इजाजत दे पा रहा। अभिषेक जी बहुत शुक्रिया आपका, दिनेश जी बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। INDIA ये गठबंधन जो भी बनाया गया है,